सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 2 तलाश के भाग 5 भारत की विविधता और एकता, भाग 6 जन संस्कृति को करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं भारत की विविधता और एकता। आइए इसे जानें। भारत की विविधता अद्भुत है। भारत की विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीजें, जैसे धर्म, बोली, भाषा और समाज से अद्भुत, अनोखी हैं, प्रकट है अर्थात दिखाई देने वाली हैं। वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है, अर्थात इसका जो संबंध है वो शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो सोचने की हमारी आदतें हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनसे भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, उनकी नस्लें अलग अलग हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वो क्या करते हैं, खाने में और उनका जो पहनावा है और भाषा में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। सीमांत अर्थात सीमा के किनारे जो प्रदेश हैं, प्रदेश में मध्य एशिया की गमक अर्थात महक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है। इन सभी जो भिन्नताएं हैं, अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनके बावजूद भी पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज आश्चर्य नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। जो ये पुराने जो तुर्क हैं और जो दूसरी अन्य जातियां हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी हैं, ये सब क्या है, इस्लाम के आने से पहले ये सारी जातियां क्या थी, बौद्ध थी। और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। बौद्ध से भी पहले क्या थी, जो वैदिक काल का समय था उसमें वो सभी जातियां हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ और वो 2000 वर्ष पहले बहुत ही ऊंचाइयों पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। पूरे भारत में कोने कोने से, सभी जगह से अलग अलग भागों के जो विद्यार्थी थे
वहाँ पर तक्षशिला महान विश्वविद्यालय में आते थे पढ़ने के लिए। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी, क्या हुआ, धीरे धीरे धर्म में परिवर्तन आया, परंतु उन क्षेत्रों के जो लोग थे उनके अंदर जो सोचने की शक्ति थी उसका विकास कर लिया था, वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है। जो ये जानकारी मिली है हमें बहुत ही अधिक हैरान, आश्चर्यचकित करने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश कहा जाता है, कम ज्यादा एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी, सभी बराबर थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम सभी चीजों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर प्राय उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए, उसी में जब्ज होना समा गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। जब भी विघटनकारी का अर्थ है अलग थलग करने वाले तत्व उठे तत्काल शीघ्र ही उन्होंने सामंजस्य जो तालमेल खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। उन्होंने उसको खोजने की कोशिश की। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। कहते हैं कि जो सभ्यता के आरंभ में शुरू से ही भारतीय मानस में जो एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बना रखी थी, उसमें इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से अर्थात आरोपित अर्थात बलपूर्वक थोपी हुई वस्तु या बाहरी तत्वों या विश्वास के मानकीकरण अर्थात शुद्ध रूप के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता सहन करने की शक्ति का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन अर्थात बढ़ावा भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ अर्थात गहरे रूप में एक दूसरे से
जुड़े हों, चाहे वो कितने भी गहरे मित्रता के रूप में एक दूसरे से जुड़े हों। छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल अर्थात वास्तविक एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर प्राय दो निकटवर्ती पास समूहों की भिन्नता अलगाव सीमांत इलाकों में या तो हल्की धुंधली जो पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात अर्थात जानने वाले इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता है कि अपने भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही, जैसे हम अपने ही घर में अपनेपन की क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं कि हम यहाँ पूरे हक से रहते हैं, जबकि हम किसी दूसरे देश में जाएं तो हम वहाँ पर अपने आप को अजनबी या परदेसी समझते हैं। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। अगर हम दूसरे देश में जाकर वहाँ की संस्कृति और धर्म को अपनाएं तो हमें अजनबीपन, परायापन कम लगने लगेगा। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। जिन्होंने इन धर्मों को स्वीकार किया था, वे भी धर्म तो परिवर्तन कर लिया, परंतु फिर भी वे भारतीय ही बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी अंदर से मतभेद हो, विचारों में अंतर हो, एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य दूसरे देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व बोलबाला हो, प्रभुत्व का अर्थ है बोलबाला हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि मेरे ख्याल में हम सब के मन में अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग जो तस्वीरें हैं, और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत असंख्य छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। वर्षा
ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। कि वर्षा ऋतु आने पर जब धरती गर्म होती है, जो झुलस रही है गर्मी से, वर्षा आने के बाद उसमें नयापन आ जाता है, उनके धरती के जीवन में नया संचार उत्पन्न होता है और वो हरियाली से सुंदर बन जाती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के, या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात कहा जाता है, नए ताजे फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं, अर्थात उसे संभाल कर रखते हैं। ये था बच्चों 5वां भाग। आइए अब देखते हैं 6ठे भाग को, जन संस्कृति। आइए इसको भी पढ़कर जाने क्या है। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। जीवन नाटक अर्थात जीवन की जो क्रियाकलाप होती हैं उनको देखा। नेहरू जी कहते हैं, ऐसे अवसर अर्थात ऐसे मौकों पर मैं अक्सर प्राय उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा था, जो भूतकाल में उनका जीवन उनसे बंधा हुआ था, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहा जाता है, आधार को मिली, जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, लोगों के बीच फैली हुई परंपरा, इतिहास, मिथक कहा जाता है, मनगढ़ंत बातें और पुरा कथाओं, प्राचीन कहानियों का मेल था और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य अर्थात दूसरे ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। लोकमानस में लोगों के पटल पर अंकित था, लिखा हुआ था और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे जो गाए जाते हैं और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धत करते थे, उद्धत का अर्थ है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे, या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो, जिससे कोई शिक्षा मिलती हो। रोजमर्रा अर्थात प्रतिदिन की जिंदगी के मसलों अर्थात मामलों के बारे में सीधी साधी बातचीत को ये देहाती कहा गया है, जो गांव के लोग हैं। देहाती लोग जब इस तरह का
साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था, तो मुझे बहुत हैरानी होती थी यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों तथ्यों अर्थात प्रमाणों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था कि मेरे पास वो सारी सुरक्षित रखी थी, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम। तीस अर्थात जिन पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह, बलिष्ठ का अर्थ है ताकतवर शरीर, और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य कहा गया सौंदर्य को, नम्रता, गरिमा कहा गया है बड़प्पन को, और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद का है दुख से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी दृष्टि किसी मनोहर सुंदर पुरुष या स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विमुग्ध अर्थात आश्चर्य युक्त हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति दीवार चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत का अर्थ है हैरानी, आश्चर्य, हैरानी होती कि उन तमाम सभी भयानक डरावने कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, शर्त यह है कि इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों, कुछ करने के बहुत अधिक मौके हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत असंख्य विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप प्रभाव को कहा है, छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत है बिगड़ा हुआ रूप, विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव, कमी और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, सही नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति आदत प्रबल थी, मजबूत थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी। अर्थात भलमनसाहत का अर्थ है दूसरों की भलाई करने के गुण थे, जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य कहा जाता है, बदकिस्मत दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ 2 तलाश को यहाँ पूर्ण किया। आप इन दोनों भागों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना, ये बहुत आपके जीवन में काम आएंगे।
आप इसे पढ़िए। धन्यवाद।